ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बोर्स मॉडल के बारे में जो है बात करेंगे। और आज की डेट है कितनी, 31/08 एंड 23। ओके, हमारा जो है टॉपिक आज का जो है मेन जो बात करेंगे कि क्या क्या हम बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने थोड़ा बहुत आपको जो है बताया था। ठीक है, तुमने जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था एंड और जो बचे हुए पार्ट है उसको आज कवर करेंगे। एंड हम लोग जो है लास्ट में क्या पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बोर्स मॉडल की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब 3-4 पार्ट में से जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे ज्यादा अगर जो कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बोर्स मॉडल से पूछे जाते हैं। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके खास करके रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इन टाइप के जो है क्वेश्चन आपको बहुत सारे जो है देखने के लिए मिलेंगे। ओके, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। तो हमने सिंपली क्या बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक एक इफेक्ट होता है जब मेटल सरफेस पे सनलाइट को हम यहाँ से जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे इस पे स्ट्राइक कराते तो यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते थे। हमने बताया था कि एक मिनिमम इसको एनर्जी चाहिएगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर मान लो आपको पेन खरीदना है तो आपको एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि मिनिमम रुपीस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने कहा था 10 रुपीज। अगर आप उसको 10 रुपीज से कम दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। यहां भी ऐसा ही हमने बोला था कि जब तक उसको परफेक्ट फोटोन के एनर्जी के बराबर उसको ना मिल जाए तब तक आप क्या कर सकते, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। और जो एनर्जी है, जिस एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस एनर्जी को हमने क्या कहा था, वर्क फंक्शन कहा था। और आपको पता होगा वर्क फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। वर्क फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह से एच म्यू। अब यहाँ पे इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपको मैंने बताया था जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसको हम लोगों ने क्या कहा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था। हाँ जी बोलिए वरुण। सर रिपीट करना सर, वर्क। ओके, अभी इसका सब चीज एक बार फिर से मैं समझा ही देता हूँ। उसके बाद पहले मैं एक टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे ध्यान से। फिर हमने क्या कहा था कि जो वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको लैम्डा नॉट कहा। हमने कहा कि मान लीजिए कोई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यहाँ पे हमने क्या करा है, मेटल रखा है। हम जनरली यहाँ पे जो मेटल यूज करते हैं सीजियम का और सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर इसकी कम होगी तो जिस कारण से क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। मैं ऐसे समझाऊं कि आप लोग वो पेन खरीदना पसंद करोगे जिसका कॉस्ट कम है, यहाँ पे आप उस टाइप का मेटल यूज करोगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। अब खुद सोचिए, मान लीजिए कि आपने ऐसा कुछ जो है प्लेट ले लिया जिससे इलेक्ट्रॉन निकले ही ना। अगर उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आपने क्या करा कि एक ऐसा प्लेट लिया जिसको थोड़ा सा एनर्जी देने पे वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनिएगा। सपोज कीजिए कि आप लोग प्लेट बना रहे हैं, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक का जो मेटल का जो प्लेट है वो आप लोग जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप सभी ने क्या करा कि जो है उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बनाने के लिए, अगर मैं कहूं कि अगर किसी इंसान ने रात के लाइट में से, यानी कि मून का जो लाइट होता है उससे अगर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा दिया तो आपको 24 आवर यानी कि क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर पहले आप लोगों को याद हो तो सिर्फ धूप के समय ही आपकी बैटरी चार्ज हो पाती थी। अब ऐसा नहीं है, यानी कि सुबह जैसे ही सूर्य की किरण आती है और शाम तक आपको क्या मिलेगा, यानी कि बैटरी चार्ज होता है।
तो यहाँ पे देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ। पहले जो है बरसात के समय आपका प्लेट चार्ज नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस समय के जो प्लेट यूज करते थे वो ज्यादा एनर्जी लेते थे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में। आजकल की प्लेट जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि मिक्स करके इस प्रकार से बनाते हैं ताकि कि उसके अंदर क्या हो सके कि कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकल सके। जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस एनर्जी को हम लोग क्या कर देते हैं, वर्क फंक्शन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक बच्चा है, उसको मैंने दुकान भेजा 10 रुपए का पेन लेने के लिए, तो जितना पेन का कॉस्ट है इतना तो उसको चाहिए ही चाहिए रुपीस। और यही एनर्जी क्या कहलाता है, एनर्जी के टर्म में वो जो है वर्क फंक्शन कहलाता है। यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, वर्क फंक्शन कह देंगे। अब कहोगे सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब आपको मैंने याद हो तो बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम मिनिमम फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या एट विच जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करें बट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि थ्रेशोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी? नहीं, ज्यादा होगी। आपको याद होगा तो मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जैसे क्या होता है, E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H में। यानी कि जितना H तो कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी, और आपको याद भी हो तो मैंने बताया था कौन क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। आपको कहा था कि ऊपर की ओर जाने पे एनर्जी ज्यादा होती है, और हमने ये भी बताया था कि वहां ऊपर की ओर जाने पे आपकी जो है फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, बट कम क्या होती है, वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ जो है डिक्रीज हो जाती है। तो बस इतना सा बात याद रखिएगा कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और एनर्जी कम हो जाएगी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हाँ जी बोलिए मत। ठीक है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम। क्योंकि अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जितनी कम एनर्जी होगी उतना अच्छा आपको जनरली क्या मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आप बैटरी चार्ज कर सकते हो। मैंने कहा कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई साइंटिस्ट आता है और वो कहता है कि मैं ना मून के लाइट में भी अगर मैं इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करा दूंगा, तो उस दिन यकीन मानिए कि आपकी 90% प्रॉब्लम जो एनर्जी की है वो सॉल्व हो जाएगी। हमें अभी सबसे ज्यादा जो डर सताता है, कब सताता है, जब आप मान लो गाड़ी लेके गए, देखिएगा दिन में जो है आजकल सोलर प्लेट के लिए जो है ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कब दिक्कत होता है, मान लो कि अब काम कर रहे हैं, हो सकता है कि रात हो जाए। अब उस समय के लिए हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। अगर उस समय यानी कि मून के लाइट यानी कि रात में भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा ले हो उस मिनिमम एनर्जी पे, मैंने कहा था कि मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होगा तो कोई नुकसान नहीं है और तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन अगर आपको जितना चाहिए उतना तो आपको देना पड़ेगा, और जितना आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। यानी कि आपको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, अब जितनी कम कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो सर और कम कर दोगे जितना अभी हम लोग, जैसे मान लो कि सपोज कीजिए कि हम लोग कहते हैं कि रेड लाइट पे जो हम लोग निकालते हैं व्हाइट लाइट पे, अगर कोई कहता है कि मैं तो इससे भी कम कर दूं तो और ज्यादा बेटर होगा। तब हमारे लिए जो है क्या होंगे, हम सभी की जितने भी गाड़ी है उसकी छत या जो फ्लोर है वो जो साइड से बने होते हैं, सभी को किस में कन्वर्ट कर देंगे,
सोलर प्लेट में, और उसी से क्या करेंगे, गाड़ी चलाएंगे। हमारी कई सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अभी हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि हम लोग जो है वो सिर्फ सन की लाइट में या दिन दिन में ही जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकते हैं। रात के समय हमारे पास ऐसा अभी कोई भी मेटल नहीं बना है जो कि रात की भी एनर्जी से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके। अगर ऐसा आप लोग कोई बनाते हैं तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट आ जाएगा। यानी कि बहुत ही कम एनर्जी से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हो तो हमारे लिए हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनटीपीसी ये सब कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा भी फिलहाल बना नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस पर इलेक्ट्रॉन निकले, तो हम लोग कहते हैं। मैं दो बातें लिख देता हूँ वर्क फंक्शन के लिए क्या होते हैं। द minimum amount of energy required to eject a electron from the metal surface this energy is known as वर्क फंक्शन। ठीक है, और वर्क फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ओके, अब कहोगे सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which electron are ejected from the metal surface, और इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से। एक और होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा नॉट से। ये क्या होता है, द मैक्सिमम वेवलेंथ at which electron are ejected from the metal surface। अब आपको याद हो तो मैंने एक बात कही थी कि अगर जो आपने क्या करा कि सन से जो एनर्जी दे रहे हो उसको हम लोगों ने क्या कहा, टोटल एनर्जी ई नॉट। जैसे आपने किसी अपने भाई को पैसे दिया तो उसको टोटल पैसे कहोगे तो यानी कि टोटल एनर्जी हो गया वो। तो उस बच्चे ने कहां पे खर्च किया, यानी कि पेन लेने में, यानी कि वर्क फंक्शन में, यानी कि उतना सा उसने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। और बाकी जो बच गया उसने चॉकलेट में खरीद लिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। उसने किस में कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और आपको पता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में। अच्छा, ये वर्क फंक्शन भी क्या है, एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी है तो यहाँ पे मैं किस टर्म में लिख सकता हूँ, E इक्वल टू एच म्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी लग रहा होगा तभी तो, यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो।
यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा थ्रेशोल्ड। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, HC बाय लैम्डा नॉट? बोलिए। यस सर। ओके यस अच्छा, सर। मैं यहाँ पे E को भी अगर ऐसे ही लिख दूं, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक तो आपको ये इक्वेशन हो गया, दूसरा आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। वो एग्जामिनर कभी बार जो है ना आपको एनर्जी दे देगा वर्क फंक्शन, तब तो ठीक है, आप ये वाला लगा लो। अगर वो क्या करे, V नॉट दे दे, फ्रीक्वेंसी दे दे, तो आप क्या करोगे, ये वाला लगाओ। अगर हो सकता है कि एग्जामिनर आपको क्या करे, वो लैम्डा की वैल्यू दे दे, तो क्या हो जाएगा, HC बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आप इस तीन फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी इसका जो है निकाल सकते हैं। बोले यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। नो सर। ओके, आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, है एक ही चीज, लेकिन इसको लिखने के लिए जो हम लोगों ने क्या करा, तीन अलग अलग तरीके से इसका यूज किया है। ओके, अब वही कहता है इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। यानी कि आप इतना एनर्जी दो जिससे क्या कर सको, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। बस आपको याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो टोटल सन से लाइट आ रही है उसको फोटोन के फॉर्म में भी अगर दे दिया रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टोटल एनर्जी हो गया। हमने कितना खर्च किया तो वो वर्क फंक्शन हो गया, जो बच गया उसको हम लोग क्या कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आपको मैंने एक एग्जांपल के साथ समझाया कि मान लीजिए कि आपने क्या करा कि कुछ आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ आप 1 kg जो है क्या ले आओ, जो है चीनी ले आओ। सपोज कीजिए चीनी जो है 40 रुपए kg है। अब अगर आपको 40 रुपए ही देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या ला पाओगे, चीनी ला पाओगे। लेकिन आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा 50 रुपए दे देता हूं, तो आप 40 रुपए की चीनी लेके आओगे और 10 रुपए क्या करोगे, अपना खुशी से नाचते हुए खाते हुए आओगे। ठीक है, एक हाथ में झोला घुमाते हुए लेके आओगे और दूसरे हाथ में चॉकलेट खाते हुए आओगे। तो वो जो एनर्जी हो जाती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं। When electromagnetic radiation wavelength 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, यानी कि जो आपका जो वेव आ रहा है उसका नैनोमीटर दिया, उसका जो है वेवलेंथ दिया। हमें जो है रिजेक्ट होने के बाद नहीं दिया, कह रहा है कि जो रेडिएशन आ रहा है मेटल पे पड़ रहा है उसका दिया हुआ, यानी कि वेवलेंथ क्या दिया हुआ, लैम्डा दिया हुआ। लैम्डा कितना दिया हुआ है, 300 नैनोमीटर। समझना कब लेमडा लेना है, कब लेमडा नॉट लेना है। अगर वर्क फंक्शन का होगा लेमडा या वेवलेंथ तो लेमडा नॉट और जो है फ्रीक्वेंसी नॉट लेना। कह रहा है सोडियम इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी, बहुत सही, हमें तो काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया। काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया, 1.68 इंटू 10⁵ जूल दे दिया। ठीक है, मोल इनवर्स। ओके, कह रहा व्हाट द मिनिमम एनर्जी नीड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम एनर्जी कितनी लगेगी, यानी कि वर्क फंक्शन पूछ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ काउच फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, यानी कि लैम्डा नॉट पूछ रहे हैं। यही दो चीजें आपसे पूछ रहा है और आपको दिया हुआ ये दो चीजें। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो E इक्वल टू क्या था, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये वाला से तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें दिया, लेकिन फाइ तो दिया नहीं, तो हमको क्या दिया, वेवलेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ वाले टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो HC बाय लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस। अब मुझे देखिए, आपको लेमडा जो दिया वो ये वाला दिया हो, तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा की वैल्यू आपको दी हुई कितनी दी हुई है, 300 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, यानी किस प्रकार से जो है आ जाएगा। ओके, अब आपको मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, इस काइनेटिक एनर्जी को इधर ले जाओ तो माइनस लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, 1.68 इंटू 10⁵ ये 1 मोल का दिया हुआ है।
हमें कितने का चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हम वेवलेंथ निकालेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना। कितना से डिवाइड कर दे, 6.022 इंटू 10⁻23 सर इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी माइनस कैसे हुआ? सॉरी, काइनेटिक यहाँ पे एनर्जी देखिए, इस मैं इसको थोड़ा देर में शॉर्ट में लिखता हूँ। E इक्वल टू क्या है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं इसको इधर ले जाऊं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू, बोलिए। अब इसी को मैंने क्या लिखा हुआ है, hc/λ, और काइनेटिक एनर्जी की है, और इस 5 की जगह पे hc/λ नोट लिख दिया। बोलिए, यहाँ तक अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर रिपीट करना एक बार फिर से। ओके, हमने कहा कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वेवलेंथ जो दिया हुआ है वो 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस सोडियम, यानी कि वो जो वेवलेंथ है वो सरफेस पे पड़ रहा है, यानी कि इसका मतलब है लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा नोट कब होता है, जब मेटल से इजेक्ट होने के बाद अगर जो वेवलेंथ आता तो उसको लैम्डा नोट कहते हैं। तो यहाँ तुम्हें लैम्डा दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन, यानी कि जो है एनर्जी पूछ रहा है जितने पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और जो है लैम्डा नोट की वैल्यू पूछ रहा है। हमने कहा कि भाई मेरे पास जो फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि मेरे को तो वर्क फंक्शन नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ, लैम्डा के टर्म में। तो हमने कहा कि भाई लैम्डा के टर्म में जो निकाल लेते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले थे, एक था ये वाला और एक ये वाला। तो हमने कहा कि भाई वेवलेंथ के टर्म में दिया हुआ, तो हम वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज किए, और वेवलेंथ की जगह पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया। अब जैसे ही पुट करेंगे, यहाँ पे E इक्वल टू 5 प्लस, और यहाँ पे लैम्डा आपको पता है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो hc/λ माइनस काइनेटिक एनर्जी, और इन सभी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। यहाँ पे एक स्टेप और लिख ही देता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि hc/λ इक्वल टू नॉट इक्वल टू hc/λ माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू रखें, और वैल्यू जैसे रखिएगा तो आपको यहाँ पे आए। अब हम क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू निकालते हैं। 6.022 into 10 raised to power 23 क्यों आया? सॉरी, क्या बोले? सही है, एवोगैड्रो नंबर ये यहाँ पे देखिए कितना दे रहा है, पर मोल 1 मोल का दिया हुआ है। अब 1 मोल का दिया हुआ है तो आपको किसके लिए निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है। हम सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज तो नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, इसको एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल की एनर्जी इतनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। मैं कहूँ 10 बच्चे ने जो है 10 किलोमीटर दौड़ा, तो एक बच्चे ने कितना किलोमीटर दौड़ा, 1 किलोमीटर। तो उसी लिए हमने क्या करा, इसको एवोगाड्रो नंबर से, यहाँ पे मोल था इसलिए जो हमने क्या करा, मोल से जो है कन्वर्ट कर दिया। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes. अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, इसको सॉल्व करने के बाद 0.066 इंटू 10⁻⁻17 माइनस हमारे पास कितना हो जाता है, 0.27 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस जो है 78 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो करीब करीब जो है इतना ही वैल्यू आता है, और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाता है, 0.3 के करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻17। अब ये क्या निकला, वर्क फंक्शन निकल गया, यानी कि एक तरह से देखें तो ये क्या निकल गया, वर्क फंक्शन। यही तो एनर्जी पूछा था। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, तो हम लोग वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc/λ नॉट, और वर्क फंक्शन की वैल्यू पता है 0.3 इंटू 10⁻17, और h की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। और ये लैम्डा नॉट को हम लोग क्या करते हैं, इधर ले चलते हैं, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ पे अप्रोक्स में वैल्यू ले रहा है 0.3 इंटू 10⁻17, और ये आपको पता है 17 ऊपर जाएगा तो माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 30 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, और इसको कटा दीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा 1, और ये ऊपर चले जाएगा 10, यानी कि 34 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। तो 6.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा,
-34 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे 25 हो गया तो यहाँ पे हमारे पास कितना 10⁻17। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, करीब करीब कितना आ रहा है, 25 में से 17 जाएगा, So 42. 15 में 7 गया 8 और यहाँ पे कितना हो गया करीब करीब जो है 6.6 इंटू 10⁸ और इसी चीज को लिख सकते हैं 0.66 इंटू 10⁹ ये माइनस क्यों किया? कहाँ पे बेटा, सर ये माइनस क्यों किया 17? ऐड नहीं ये ऊपर जाएगा ना, अच्छा सॉरी, ओके यहाँ तो ये प्लस होगा ना, तो कितना हो जाएगा 25 और 17 42, यानी कि इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है आपका मीटर में आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं वैल्यू। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट फॉर मेटल इज इतना, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वी नॉट, कितना दिया है 7 इंटू 10⁻14 दिया हुआ है। बोलिए कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है v दिया हुआ है कितना 1.0 इंटू 10⁻15। अब वो कह रहा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, आपसे क्या कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। आप मुझे बताइए कि फॉर्मूला यानी कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इस बार किस फॉर्म में दिया है एच म्यू के फॉर्म में, क्या हो जाएगा एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। बोले यहाँ तक लिखने को कोई दिक्कत हो बता दीजिए। क्या मैं एच कॉमन ले सकता हूँ v माइनस वी नॉट, और h की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻−34 और v की वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻15 माइनस ये कितना दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻14। अब यहाँ पे पावर अगर जो सेम ना हो तो पावर क्योंकि आप तभी घटा सकते हो जब आपका पावर सेम हो, नहीं तो आप घटा नहीं सकते, इस बात को याद रखिएगा। तो इसके पावर को सेम करते हैं, यहाँ पे हम लोग पावर को क्या कर देंगे सेम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया था 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां से कीजिएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट को हटा के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻14 माइनस, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ पे 15 होगा 14। ठीक है, ये 14 हो जाएगा। अब जैसे यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू यहाँ से कितना चले जाएगा तो 3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 14। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 19.8 इंटू 10⁻, में से कितना चले जाएगा 20। बोले यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई, आपसे क्या पूछा है वर्क फंक्शन की एनर्जी, हमारे पास जो है ये कितना आ गया 5 की वैल्यू आ गई। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। बोलिए सर, क्लियर है 10 मल्टीप्लाई 10 से कैसे है काइनेटिक एनर्जी। सॉरी सर 10 मल्टीप्लाई सर 10 कैसे है सर आपने ये अच्छा यहाँ पे मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 10⁻15 है तो एक 10 को हटा के 10 इंटू 10⁻14 नहीं लिख सकता हूँ, अभी भी जोड़िए पावर मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस होता है तो जुड़ जाता है, अभी भी तो 10⁻15 ही है। बोलिए और किसी को कुछ डाउट हो। सर ये वर्क फंक्शन आया कि काइनेटिक एनर्जी आई, क्योंकि क्या वर्क निकाल दिया? फंक्शन एच न्यू लोग- नॉट लिखिए। काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये जो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही निकाल रहे थे तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी। ओके, और किसी को कुछ डाउट बताइए।
नो सर। ओके ठीक है। नो सर। अब यहाँ, हाँ बोलिए अंजू, नो सर। कुछ पूछना, कुछ पूछना अंजू, नो सर। बोलिए। ओके ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर एंड जो है पार्टिकल नेचर दोनों को शो करता है। यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि जो लाइट होते हैं वो क्या करते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों को शो करता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, लाइट हैज डुअल नेचर। आपको मैंने शुरू में ही लिखाया था कि लाइट के पास क्या होता है, डुअल नेचर होता है। एक होता है किसका, यानी कि जो है वेव नेचर का, दूसरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, यानी कि जो है ये होता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। हमने जो है ना रदरफोर्ड मॉडल छोड़ा था बीच में, याद हो तो हमने कहा था कि रदरफोर्ड में ना कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी, बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या कहा था, वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो अगर जो एनर्जी उसकी खत्म होगी तो वो क्यों जो है कुछ समय बाद जो है न्यूक्लियस में आके मर्ज नहीं हो रहा है। इस बात को जो है रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा उसके सामने प्रॉब्लम थी कि क्यों इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो ये सारी बातें जो है क्या कौन नहीं बता पाए थे, रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। हमने ये इसलिए पढ़ा ताकि कि आपको कुछ चीजें जो है पता लग सके उस दौरान जो है बीच में क्या घटना घटी। और अब जो है बात करेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कमियां रदरफोर्ड में थी उन सभी कमियां को किसने दूर किया, बोर एटॉमिक मॉडल ने जो है क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि बोर्स ने कैसे किया, एक एक करके जो हम लोग बात करेंगे। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। आप सभी को पता होगा कि क्वांटम थ्योरी एक अलग थ्योरी होती है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो क्वांटम बेसिकली हम लोगों को 4 टाइप के पढ़ने, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एक जो है हमें कौन सा पढ़ना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर पढ़ने। आप लोग जितने भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, सभी क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ये माइक्रो ऑब्जेक्ट पे लगता है। माइक्रो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं वहां पे जो फिजिक्स आप लोग यूज करते हो उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन जब आप छोटे लेवल पे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सभी माइक्रो। लेवल पे जो बात करते हो उनको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। आप लोगों के सिलेबस में ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स है नहीं, आपके सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। आप लोग जो फोर्स निकालते हो, जो एक्सेलरेशन निकालते हो, या जो भी चीजें बात करते हो वो सारे की सारी क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। बट आपको 12th में आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है थोड़ा, वहां पे आपको बताया जाएगा कि कैसे इसका जो है डीके होता है, कैसे उसके जो है निकाला जाता है। इन सभी के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है पढ़नी रहती है। लेकिन अभी हम जो जितने भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो 10th 9th 11th में अभी तक जहां भी पढ़े होंगे, वो सभी के सभी किस में आती है, क्लासिकल फिजिक्स में आती है। आपसे पूछा जाएगा कि क्लासिकल फिजिक्स में किसके बारे में बात करते हैं, तो आप कहिएगा माइक्रो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि बड़े लेवल पे बात करते हैं। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में हम किस पे बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे बात करते हैं। ये याद रखिएगा, जो क्लासिकल फिजिक्स है ना वो मॉडर्न फिजिक्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। या मैं कहूं जो छोटे ऑब्जेक्ट का जो फिजिक्स लगेगा वो बड़े वाले क्लासिकल फिजिक्स में नहीं लगेगा, और बड़े वाले मैक्रो का जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में जो है क्या होता है, यानी कि एप्लीकेबल नहीं होता है। बस सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, क्लासिकल फिजिक्स आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, वो सभी क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। बट जो इस बात को आपको ना कई सारे फिजिक्स वाले टीचर क्या कहेंगे कि देखो मैंने ना आपको बताऊंगा कि कैसे जो है न्यूटन्स के लॉ को गलत कर दिया। एक्चुअल में जो न्यूटन्स ने जो लॉ दिया था ना वो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए दिया था, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं दिया था। इसीलिए न्यूटन्स का लॉ आज भी सही है, लेकिन बस कंडीशन क्या है, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए सही है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, उसका गलत है। तो इसी को लोग कहते हैं देखो न्यूटन्स ने गलत बता दिया, कुछ लोग जो है ऐसे बोलते हैं।
कि न्यूटन्स ने जो है इस प्रकार से गलती कर दिया, उनका थ्योरी जो है वहां पे नहीं एप्लीकेबल। बिल्कुल सही बात है, लेकिन न्यूटन्स ने कभी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए थ्योरी दिया ही नहीं था, इसीलिए वो जो है उनकी थ्योरी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। बोर्स ने क्या करा कि इन दोनों थ्योरी का यूज किया और इसके अनुसार से जो है क्या कर दिया, यानी कि जो डिराइव किया। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। इन्होंने कहा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस क्लोज सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेल एंड ऑर्बिट। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये कुछ सेल है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 3 में सेल बना देता हूं। ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3। इसी को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्बिट या सेल कह देते हैं। इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं KLMN, सो ऑन जो है पढ़ते चले जाएगा। अब कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि सर इसका K से ही क्यों नाम शुरू किया गया? आप लोगों के भी मन में शायद ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा। हाँ सर सही बताओ, ये A से क्यों नहीं शुरू किया? हम लोगों के लिए भी आसान हो जाता, याद रखना होता कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ से किसके लिए रखना शुरू कर दिया है, तो K से इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है ना वो पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या कहा जाता है, कर्नल कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, कर्नल का मतलब होता है पॉजिटिव। इसी कारण से हम लोगों ने कहां से शुरू किया, पॉजिटिव से शुरू किया और KLMNOP तक जो है चलते चले जाएगा जहां तक लग जाए। और इन सर्कुलर ऑर्बिट को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्बिट या सेल कह देते हैं। ये इनका फर्स्ट था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सर्कुलर पाथ में क्यों घूमता है, तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं। मैंने इसलिए लिख के लिया है ताकि कि जल्दी से हम लोग जो है बोर्स मॉडल को चीजें जो है कंप्लीट कर सके। दिस ऑर्बिट आर नोन एज स्टेशनरी। ये जो ऑर्बिट है ना ये स्टेशनरी होते हैं और इनकी एनर्जी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी जो है क्या हो जाती है, यानी कि जो है फिक्स नहीं होती है। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसकी एनर्जी फिक्स होगी, सेकंड ऑर्बिट है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो यही बात कहता है दिस ऑर्बिट आर स्टेशनरी। इसका मतलब है वो फिक्स्ड है, वो रुका हुआ है। ऐसा नहीं कि आप आज यहाँ पे है तो कल यहाँ चले जाएगा, नहीं, आज भी यहाँ है तो कल भी यहाँ यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो क्या कर जाए, मूव कर जाए। जैसे कहते हैं ना आज मैं यहाँ कल वहां, इस टाइप के गाना भी है। तो वो वाला केस जो है ऑर्बिट जो है फॉलो नहीं करता है। क्या कहता है, कौन सा गाना है, ठीक है आप लोग जो है समझ गए होंगे, ठीक है ओके। तो वही कहता है कि दिस ऑर्बिट जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, स्टेशनरी होते हैं एंड उसकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये नहीं कि मैं चला, मैं इधर चला, मैं उधर चला, तो ऐसा नहीं कर सकते। वो क्या करेगा, वो घूमेगा तो इसी पाथ पे घूमेगा, इधर चला मैं उधर चला। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है। तो ऐसा जो है वो नहीं करेगा। वो क्या हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसी पाथ पे, कोई ये नहीं कहना कि सर थोड़ा सी इधर कर दो, नहीं, इधर नहीं घूमेगा। हाँ ठीक है, जाने में कहाँ चला इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि इसी पाथ पे घूमेगा। अगर घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो इसी पाथ पे। कोई कहेगा कि सर यहाँ घुमा दो ना थोड़ा एनर्जी दिख, नहीं, या तो घूमेगा यहाँ या तो घूमेगा यहाँ। ये ऐसा नहीं कर सकता कि बीच वाला पाथ में जो है घूमने लगे। पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो वापस जो वैसे ही रह जाओगे। बीच वाला कुछ केस नहीं होता है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे हो जाती है, ठीक है ओके। मेरे ख्याल से आप लोग जो है समझ गए होंगे अब। हाँ ठीक है, बस अब आप लोग जो है थोड़ा सा इधर ध्यान दें। इट नाइदर लूज और नॉर गेन एनर्जी। हाँ बोलिए, सर लास्ट वाला समझ में नहीं आया, क्या कुछ बोलो, कर दो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर लास्ट वाला रिपीट करना repeat एक कर दो। बार। अच्छा ये जो है फिर से एक बार समझा दे कि यस सर, ये इधर इधर क्यों नहीं जा रहा है। यस सर। ओके, मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को घूमना हो ना तो या तो यहाँ घूमेगा या तो यहाँ घूमेगा। बीच वाले कोई कहेगा ना कि सर थोड़ा एनर्जी ज्यादा है तो थोड़ा इधर घुमा दो,
थोड़ा एनर्जी कम है तो इधर घुमा दो, नहीं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, और ये ऑर्बिट हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब ये नहीं कि थोड़ा सा एनर्जी देके थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, हम जो एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं। घूमेगा तो वो इसी पाथ पे घूमेगा, ना तो वो नहीं घूमेगा। या तो कम कर दोगे तो क्या होगा, वैसे तो इससे कम होता नहीं है। आप ज्यादा दोगे तो या तो यहाँ घूमेगा, ये बीच वाला पाथ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं है। ठीक है, ओके, बोले क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब ये कहता है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर मैं पूछूं कि N1 की एनर्जी ज्यादा होगी या N3 की? Sir, N3 की। वेरी गुड। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते चले जाएगा, अभी आपको अगली क्लास में समझ में भी आएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी जो है क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जैसे बढ़ती चली जाएगी तो एनर्जी का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, E1 से ज्यादा E2 का होगा और E3 का। इसी प्रकार से जो है सो ऑन जो है आपका चलते चले जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है, ये बीच में क्यों नहीं घूमता है? आप लोगों ने सोचा होगा कि सर ये हमेशा एक ही पाथ को क्यों फॉलो कर रहा है, ये यहीं पे क्यों घूम रहा है? थोड़ा एनर्जी कम करके यहाँ घुमा दो, थोड़ा एनर्जी ज्यादा करके यहाँ घुमा दो। ऐसा नहीं होता है। हमारे पास इनफिनाइट ऑर्बिट सेल होते हैं, बट वो क्या करते हैं, फिक्स ऑर्बिट में ही मूव करते हैं, क्योंकि उनकी एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो क्या होती है, यानी कि जो है फिक्स होती है। वो कहता है कि वो उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2π होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू, पहले लिख देता हूं, h/2π। हो सकता है कि उसके पास n ऑर्बिट हो, तो हम एंगुलर मोमेंटम n ऑर्बिट के लिए क्या लिख सकते हैं, ये याद रखना। नीट ने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, बताओ कि फोर्थ ऑर्बिट का, या वो पूछ देगा के सेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, और आपको h/2π के फॉर्म में दिया रहे। तो n की जगह पे आप क्या ले सकते हो, 1 2 3 सो ऑन जो है आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे लोगे तो n की वैल्यू 4 यानी कि 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2h/π। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग ना mv/r भी लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या लिखते हैं, mv, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, nh/2π। तो हम लोग इसका यूज करेंगे आगे रेडियस के डेरिवेशन में, या जो भी आगे हम लोग बात करेंगे उन सभी की डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है यूज करेंगे। तो यहाँ से आपके मन में अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ घूमेंगे, हमेशा जो एंगुलर मोमेंटम यानी कि h/2π जो ऑर्बिट होंगे जहां पे इतनी की एनर्जी होगी, उन्हीं पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बाकी कहीं भी ये घूमेंगे नहीं। और दिस इज आल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये कहोगे सर क्वांटाइजेशन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे आप लोग क्लास में पढ़ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ तो ऑनलाइन है तो हो सकता है कि आप कहीं घूम भी रहे हो, मम्मी अगर जब खाना बना रही हो तो खाना पे भी ध्यान हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप स्कूल की क्लास में हैं तो आप क्वांटाइज्ड है, आप मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल आप फिक्स्ड है। तो जब किसी चीज को फिक्स्ड रहता है, वो अलग बात है, आपका ब्रेन कहीं हो सकता है, ब्रेन जो है कहीं भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ कहाँ हो पहुंचेगा, कभी दिल्ली पहुंच जाएगा, कभी लंदन पहुंच जाएगा, कभी पिक्चर गदर का चलने लगेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप वहां पे क्वांटाइज्ड है, ब्रेन का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब कोई चीज एक पर्टिकुलर जगह पे क्वांटाइज हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो वही चीज कहते हैं कि जब आप क्लास में हो तो आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप क्लास में भी हो, घर में भी हो, दिल्ली में भी हो, लंदन में भी हो, नहीं, आप होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हो सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात बताने के लिए जो है प्रयास करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो लोअर स्टेट होते हैं ना, क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये
हमारे पास कोई सर्कुलर यानी कि जो ऑर्बिट या सेल है, ग्राउंड स्टेट यानी कि n=1 पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्राउंड स्टेट कह देते हैं। या मैं कहूं कि जिसकी मिनिमम एनर्जी होंगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, ग्राउंड स्टेट कह देंगे। बोलिए, क्लियर है? यस सर। सर Yes, sir. ओके, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, ग्राउंड स्टेट कह देंगे। जो बाकी रेस्ट स्टेट है, जब आपने क्या करा कि इसको हीट देना शुरू कर दिया, मान लेते हैं हमने क्या करना शुरू कर दिया, इसको हीट देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हीट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा। अब ये सिर्फ वहीं पे कर सकता है इलेक्ट्रॉन जंप जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h/2π हो। ठीक है, अब यहाँ पे n लिख दीजिए ताकि कि आपको पता लग सके कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट के लिए जो निकाल सके। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गया और ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम लोग क्या कह देंगे, Excited state. हाँ, इसको हम लोग कह देंगे एक्साइटेड स्टेट। अब आपसे पूछ सकता है क्या सर 1 के अलावा जितने भी हैं सभी के सभी एक्साइटेड स्टेट? हाँ, आपको इस बात को याद रखना कि फर्स्ट यानी कि ग्राउंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाता है, n=1 हो जाता है। याद रखना, ग्राउंड स्टेट का मतलब, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल जब आएंगे तो वहां पे इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो जाता है, n= कितना लेना है, 1 लेना है। बट आपको कहता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बताइए जो n की वैल्यू क्या लेंगे, 2 बोलिए, n की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। वेरी गुड। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां गया है, यानी कि वो फर्स्ट में था, अब एक्साइट होके सेकंड में चले गया है। यानी कि इसका मतलब है फर्स्ट एक्साइट होने के बाद कहां पे चले गया, सेकंड में। अगर आपसे पूछ दिया जाए थर्ड एक्साइटेड में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर एक्साइटेड में पूछा जाएगा तो आप एक वैल्यू बढ़ा के जो है क्या कर देंगे, लिख देंगे। बोलिए, यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। Yes, The sir. lowest- हाँ, किसी को अगर जो कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, यानी कि जिसका सबसे कम एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि ग्राउंड स्टेट कह देंगे, यानी कि n=1 कह देंगे। बट एक्साइटेड एनर्जी क्या कहेंगे, एनर्जी स्टेट अदर देन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, यानी कि जो है आपका एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगे। फर्स्ट एक्साइटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो सिमिलरली हमने जो यहाँ पे लिख भी दिया। ओके, अब हम बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है कोलैप्स नहीं करता है, वो इस पॉइंट से आपको समझिएगा। कहता है इलेक्ट्रॉन विल जंप, अच्छा इससे नहीं, नेक्स्ट पॉइंट से, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय रिलीजिंग एनर्जी। कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना जंप कर रहा है, दो केसेस बनेंगे, मैं दोनों केसेस बना दे रहा हूं। अगर हो सकता है कि आपने एनर्जी दिया और जैसे ही एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके यहां चले गया, इसने एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया, यहां पे इसने क्या कर दिया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तभी तो नीचे से ऊपर जाएगा। आपको अगर जो एनर्जी ज्यादा करनी है तो आपको हिट देनी पड़ेगी, और दोगे तो यानी कि एनर्जी इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। सेकंड केस, हो सकता है कि उसने एनर्जी रिलीज कर दिया हो। अगर वो रिलीज कर देता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले जाता है, तो उसने क्या कर दिया, एनर्जी रिलीज कर दिया। अगर एनर्जी यहां पे कहां से जा रहा है, n1 से n2 जा रहा है,
अगर जो एनर्जी एब्जॉर्ब में N1 से कहां जा रहा है, N2 जा रहा है, और यहाँ पे कहां से आ रहा है, N2 से N1 आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, और यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब मुझे बताइए कि एनर्जी तो दोनों में तो सेम ही होगा, जितना एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में लगा होगा उतना ही तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर उतना ही करेगा तो मैं एनर्जी को लेमडा के टर्म में समझाऊं तो क्या λ1 इक्वल टू λ2 हो जाएगा, Yes, यानी कि इसी प्रकार हम लोग क्या लिखते हैं, λ1 इक्वल टू λ2। यहाँ पे आपको कई जगह पे इसकी एनर्जी E1 की एनर्जी जो है E2 के टर्म में लिख दीजिए, और यहाँ से SC बाय SC जो है लैम्डा जो है कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू λ2 आ जाएगा। यही बात वो भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय रिलीजिंग एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म ऑफ सुटेबल फोटोन, यानी कि जो भी इसकी एनर्जी है, एंड इलेक्ट्रॉन विल रिटेन एनी लोअर लेवल एनर्जी टू हायर लेवल एनर्जी बाय अब्सॉर्बिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। यानी कि अगर वो क्या करेगा, लोअर से हायर लेवल एनर्जी जाएगा तो वो एब्सॉर्ब क्या करेगा, एनर्जी करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, चेंज इन एनर्जी। अगर जो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, E2, यानी कि E2 किसके लिए, हायर एनर्जी लेवल के लिए, और E1 को माइनस कर देंगे। और जैसे ही माइनस करोगे तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, E1 यहाँ पे हम लोग बात रखना कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं, और उस केस में क्या हो जाएगा, λ1 इक्वल टू λ2 हो जाएगा। यही चीज है डेल्टा E इक्वल टू EN2 माइनस EN1, यानी कि ग्राउंड से ऊपर जाए या ग्राउंड ऊपर से नीचे आए, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको माइनस कर देना। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, SC बाय लैम्डा, और SC बाय लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H म्यू लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे ही हमने लिखा तो डी एक्साइटेशन या एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, जब एनर्जी क्या हो जाए, डाउन हो जाए, यानी कि अपर या अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आ जाए इलेक्ट्रॉन, उसको डी एक्साइटेशन कहेंगे। अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल चले जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइटेशन कहेंगे। तो वही कहा कि भाई N2 से N1 जाएगा या N1 से N2 आएगा, एक में एनर्जी रिलीज करेगा, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उन दोनों में जो है एनर्जी तो सेम ही होगा। अगर एनर्जी सेम हो जाएगा तो λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ2 हो जाएगा। अब आपको एक पॉइंट मैंने जो है उसमें बता रहा था कि एक्चुअल में क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन कोलैप्स करता है, यानी कि न्यूक्लियस में होता क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। कहोगे कैसे सर, आप लोगों ने अगर जो धागा घुमाया होगा, जैसे मैं मान लो कि ईयरफोन घुमाने का मैं प्रयास करता हूँ, देखिएगा किस फॉर्म में घूमता है, सर्कुलर पाथ में। देखो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। क्यों सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और जो धागा के द्वारा जो मेरे से जो बंधा हुआ फोर्स है वो दोनों जो है इक्वल लग रहा है, इसी कारण से सर्कुलर पाथ में घूमता है। यहाँ भी क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि क्या है, FC का मतलब क्या हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और FC की वैल्यू कितनी होती है, mv² बाय r होती है। कितनी होती है, mv² बाय r होती है। दूसरा Fe का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो लग रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अगर ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FC इक्वल टू Fe, और इन दोनों की हमने क्या कर दिया, वैल्यू रख दिया। और जैसे रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv² बाय r इक्वल टू KQ1 इक्वल टू r²। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि सेंट्रीपिटल, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो Fe इक्वल टू क्या लिखा होता है, KQ1
इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब मुझे बताइएगा ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक एटम है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? Z होगा। अगर मैं कहूं कि इस पे टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Z नंबर के होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि K और ZE, और यानी कि E स्क्वायर, क्योंकि E के बीच में जो लग रहा होगा, तो इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यानी कि क्या लिख दूंगा? ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया कैसे मैंने लिखा ZE स्क्वायर बाय R? यस सर। सर एक क्या बार किया है? फिर मैंने कहा कि भाई इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ZE इलेक्ट्रॉन है। अब कहोगे सर ठीक है, तो इधर भी ZE लिखना चाहिए ना। हम ये देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पे हम लोग जो पॉजिटिव, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो आप मान लो कि न्यूक्लियस के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी निगेटिव और पॉजिटिव की हम बात नहीं कर रहे। हमने कहा कि भाई न्यूक्लियस पे टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? ZP। क्या ZP की जगह पे मैं ZE लिख सकता हूँ? क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, बस किसका अंतर है? मैग्नीट्यूड का। हमने कहा कि भाई हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना, तो पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म में ना लाए। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम सिमिलर टर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कि हम इजीली जो है कैलकुलेशन कर सके। तो एक इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के द्वारा कितना लगेगा? ZeQ1 हो गया, और एक जो एक इलेक्ट्रॉन के बीच कितना लगेगा? E। और दोनों को सॉल्व किया तो हमने क्या लिख दिया? ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर लिख दिया। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि यहाँ से इसका जो है चार्ज निकाल लिया। अब हम जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम से mvr इक्वल टू nh/2π। यहां से हमने v कैलकुलेट कर लिया, nh/2π इंटू 1/mr लिख लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने डिराइव किया था इसलिए ताकि कि जो हम समय बचा सके। अब v इक्वल टू nh/2π, क्योंकि हमने यहाँ से v को रखा और इन दोनों को इधर लिया, तो यानी कि mr हो गए। अब जैसे ही mr हो गया तो आपके पास जो सेकंड फॉर्मूला था, जो mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू KQ1, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दोनों को बराबर कर दिए। और जैसे ही हमने यहाँ पे इसके वैल्यू रखा तो हमारे पास क्या हो गया, यानी कि इस प्रकार से। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये आ जाता है। यहाँ पे देखिए, आपको ना इस बात को जरूर याद रखना है कि जो फॉर्मूला होता है Rn का, वो क्या हो जाता है? n स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर mze स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि नीट ने एक एग्जाम में पूछा था, शायद नीट ने पूछा था कि किसने, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। वहां पे जो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को हम करा देंगे। ये सभी के सभी कांस्टेंट है। h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और E जो है चार्ज कांस्टेंट है। इन सभी को क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, और इन सभी को वैल्यू को हमने रखा तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? क्योंकि इसको याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर आपने याद रखा तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर जब बहुत ज्यादा समय लगेगा तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक सिंपल सा फॉर्मूला सभी वैल्यू को पुट किया और इसके अनुसार से लिख लिया। तो रेडियस इक्वल टू कितना है? 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय जेड। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, Rn इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय जेड। n यहाँ पे क्या है? ऑर्बिट नंबर है, ठीक है, और z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन भी करा देंगे कि किस टाइप को आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।